शाम का नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार आप सभी को। ठीक है, वॉइस चेकिंग हो गई, वॉइस आ रही है। अब कुछ लोग और जुड़ जाएं तो मैं स्टार्ट कर दूं। चलिए, पर्याप्त लोग आ गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी चल रहा था, करंट का पोर्शन बाकी रह गया था जो एमसीक्यू रूप में मैं करवा दे रहा हूं। और कल से पर्यावरण पारिस्थितिकी काफी दिन से चल रहा है, तो जियोग्राफी हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया था हमारा, और साइंस टेक कंप्लीट हो गया। टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है, वो भी करवाना है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया एमसीक्यू आज के बाद मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक वीडियो आपको दूंगा। कल एक हिस्ट्री का वीडियो आएगा, रिवीजन वीडियो 6 घंटे का होगा, वो कंप्लीट हिस्ट्री उसमें रहेगी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, उससे बाहर कुछ पढ़ना नहीं रहेगा आपको, तो वो हिस्ट्री का वीडियो कल आप देख सकते हैं। अभी शेड्यूल्ड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कल हिस्ट्री का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेगा, 5-6 घंटे का वीडियो है वो, उससे बाहर हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, शेयर करें। और जो चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे पीडीएफ रूप में और चाहे फिर आपको प्लस कोर्सेज में जो आप सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन करते हैं, वहां पर अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और प्लस के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए हो एक्स्ट्रा, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9453775039। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क करके और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। हाँ, लिंक उसका मैं टेलीग्राम पे अपने अवश्य डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, मेरा 9453775039 नंबर है। आपको प्लस कोर्स या अनअकैडमी में जुड़ना है या फिर प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है, तो मुझे इस नंबर पे जो मैंने अभी बताया आपको 9453775039 संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी लोग आ गए हैं अब, बहुत। ठीक है, तो आप लोग अपने उत्तर जो है जैसे रोज देते हैं, देते रहिएगा। ये आपके सामने रहा प्रश्न। प्रश्न क्या है? पृथ्वी काल, ठीक है, अर्थ आवर जिसको बोलते हैं, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन है और तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर दें। यह यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। सी, अच्छा, ठीक है, वरोनिका जी ने सही नंबर, सही इसका उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। 2 और 3, पहला गलत है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसका ये उसकी पहल है, न कि यूएनईपी और यूनेस्को की। तो इसका जो होगा सी उत्तर हो जाएगा, केवल 2 और 3। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। इस बार तो कोरोना में वो दिन निकल गया, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला एक आंदोलन है। पृथ्वी काल, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि उस शनिवार को आप लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में पृथ्वी काल 25 मार्च को मनाया गया, 2017 में मनाया गया था। ठीक है, ये पुराना है। इस बार जो है कब मनाया गया, याद है किसी को? मोदी जी ने कब कहा था? 23 को।
23 को नहीं, मुझे नहीं लगता 23 को था, वो डेट कुछ और थी। ठीक है, डेट किसी को याद है क्या? 27 मार्च को था ना? हाँ यस, ये वरुणिका जी एकदम सही कह रही हैं, इस बार 27 मार्च को था, 27 मार्च को। ठीक है, देख लीजिए शनिवार कब पड़ रहा था। नहीं, 9 अप्रैल वाली बात 9 अप्रैल को नहीं, ये मार्च में भी ऐसा कुछ हुआ था आपको। 9 अप्रैल को तो वो लॉकडाउन वाला सिस्टम था, उसके लिए नहीं, 27 मार्च को ही था। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस 2016 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? विवेक सिंह सही उत्तर है आपका। ठीक है, ए आई स्कोर। ठीक है, आई स्कोर संकेतक है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, आई स्कोर जिसको बोलते हैं। और आई स्कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख होता है। अगला प्रश्न, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं और उसके स्रोत हैं, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं और स्रोत हैं, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, ठीक है, जया राय जी का उत्तर एकदम सही है, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर और अन्य जो प्रसाधन हैं और इन सब में निकलता है, फ्रेयान वगैरह में। ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन दोनों जलमग्न धान के खेत से निकलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यह 2007 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में इसका प्रारंभ हुआ था। आदित्य चौधरी एकदम सही आप कह रहे हैं। इस बार 28 मार्च को था शनिवार, तो 28 मार्च को ही होगा। ठीक है, 28 मार्च को कंफर्म है, इस बार 28 मार्च को शनिवार था, तो 28 मार्च को ही रहा होगा। और 8:30 से 9:30 बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिए आप लोग, वरुणिका जी नहीं बोल रही हैं। ठीक है, इसको मैं कंफर्म करके बताता हूं आपको। अच्छा, ठीक है, कि किस दिन मनाया गया था इस बार, 27 मार्च या 28 मार्च था। तो देख लीजिए सैटरडे किस तारीख को पड़ा था मार्च का, तो अपने आप मालूम चल जाएगा। तो इसका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। काफी विवादित प्रश्न था ये, इस पर लोगों ने काफी चीजें भेजी थी, और इसमें जलमग्न धान के खेत में मीथेन गैस हर जगह लिखा रहता है, तो मीथेन ही लोग अपना जो है स्रोत लेकर गए थे। लेकिन बाद में कई जगहों पर यह दिया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक प्रमुख गैस है जो जलमग्न धान के खेत से निकलती है। तो इसलिए ये कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ मेथेन गैस ही नहीं निकलती, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है जलमग्न धान के खेतों से। तो इसका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बी वाला जो है उत्तर गलत होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जिसको कहते हैं, ये फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवी पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ओजोन के क्षरण का भी कारक है और एक ग्रीन हाउस गैस भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? हाँ, तो 28 ही है, कंफर्म हो गया। ठीक है, 28 मार्च को ही मनाया गया। ठीक है, उसी दिन शनिवार था, तो उसी दिन मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है,
किसी ने सही उत्तर दिया इसका अभी तक? इंद्र कुमार गुजराल, ये एक्स पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री महोदय यहां पर हैं। बहुत अच्छा लगा नाम सुनकर के। गुजराल डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा उनका जो है सिद्धांत था। तो इनका उत्तर सही है, इंद्र कुमार गुजराल जी का, बी। ठीक है, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये उत्तर सही होगा। बाकी जो है अर्थात ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला सीएफसी, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन गैस से भी, और नाइट्रस ऑक्साइड ये वायुयानों से निकलती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परतों को। तो ए, बी और डी तो है, लेकिन ए, सी और डी तो है, लेकिन विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये नहीं है उत्तरदायी ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रियांशु जी, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए उनकी क्लास नहीं आ पा रही। क्या लाइट नहीं चल रही? लाइट की प्रॉब्लम है क्या मेरे रूम में जी? लाइट तो है, पर्याप्त लाइट है। नहीं आदित्य चौधरी जी, एक बात बताऊं आपको मैं, इंडिया नेपाल का जो मामला है वो बहुत कम समय के लिए, आप देखिएगा बहुत जल्द वो सॉल्व हो जाएगा। जो जानकार हैं आईआर के, वो चाइना का उसमें जो है भड़काने से ये सब हो रहा है, लेकिन सब सही हो जाएगा समय रहते। चीजें काफी कंट्रोल में कर भी ली गई हैं और आगे सब सही हो जाएगा। नेपाल भारत पे पूरी तरह निर्भर है हर तरह से। सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक रूप से। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलेंगे। ये विभिन्न ऐप और वेबसाइट हैं और इनके उद्देश्य लिखे हैं। आपको बताना है कौन से इसमें सही है, कौन सही सुमेलित है। ये रहे आपके ऑप्शन और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। समीर, परिवेश और ई ग्रीन वॉच। हाँ, ये आप बिल्कुल सही। अभी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अमरीश चंचल जी ने बताया है, माओवादी गवर्नमेंट है इस समय वहां पर, और यही सबसे बड़ा कारण है। माओइस्ट वो भी है, माओइस्ट चीन भी है, तो दोनों का जो है इस समय इसीलिए बन रहा है इतना। माओवादी गवर्नमेंट होने के कारण जो है ये चीजें उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी नेपाल इतना ज्यादा डिपेंडेंट है भारत पे कि वो चीजें कभी बिगड़ेंगी नहीं उस स्तर तक। नहीं, गलत उत्तर है आपका, फिर से देखिए। कोई उत्तर नहीं दिया है अभी तक। आदित्य चौधरी जी, आपका गलत है। ठीक है, चलिए, काफी देर हो गई है, केवल पहला ही सही है। समीर जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में नियमित अपडेट प्रदान करना, इसका काम है। ये ऐप है, वेबसाइट है। परिवेश का कार्य उल्टा दे दिया है। परिवेश, ये आप जो देख रहे हैं पर्यावरण मंजूरी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, ये परिवेश है। और ई ग्रीन वॉच क्या है? ये प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के अधीन वनीकरण कार्यों की निगरानी करना, ये ई ग्रीन वॉच का उद्देश्य है। ठीक है ना, तो केवल एक इसका सही होगा, ओनली वन, ए। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना एनबीएपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, जिसके बारे में लगातार 4-5 दिन से चर्चा हो रही सुबह शाम। सीबीडी के बारे में शायद 1-2 दिन परीक्षा खबरी वाले में भी मैंने चर्चा की।
और दूसरा एनबीएपी का एक उद्देश्य आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेशन और उनके प्रबंधन का विनियमन करना है। इसका उत्तर दें, पिछले वाले का उत्तर हो चुका है, इसका उत्तर दें कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन रहे आपके। ठीक है, राहुल जी सही हैं आप, राहुल यादव सही उत्तर है सी, दोनों ही सही है। ये जो है सीबीडी के अनुसरण में, सीबीडी कब हुआ था पता है ना, 1992 में जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो में, वहां 3 संस्थाओं का उदय हुआ था। किसका किसका? सीबीडी यही, और एक यूएनसीसीडी कम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, और तीसरा यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी जिसका कोप का बैठक होता है प्रत्येक वर्ष। इन तीनों संस्थाओं का जन्म हुआ था। तो सीबीडी के चूंकि हस्ताक्षरकर्ता भारत भी था, तो भारत ने इसके अनुसरण में जैव विविधता अधिनियम से लेकर के ढेर सारी जो चीजें थी, जो जैसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, ये एक उसके ध्येय में था कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश जो इसका हस्ताक्षर करता है वो इस तरह की कार्य योजना अपने देश में चलाए। तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के संदर्भ में दोनों ही कथन सत्य हैं। ये कार्य योजना कब पहली बार भारत में लाई गई पता है? इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है और मैंने कल ही आपको इसका उत्तर बताया था। किस सन में? आपके सामने ऑप्शन है 2010, 2009, 2008, 2012। तो जलवायु परिवर्तन पर या जैव विविधता पर कार्य योजना भारत ने कब शुरू की थी? ठीक है, एकदम सही है विवेक सिंह जी आप। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, 1 और 2। बस इतना जानते रहिए कि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना सीबीडी के अनुसरण में विकसित की गई थी और इसका एक उद्देश्य आक्रामक विदेशी, अब सीबीडी है तो जितनी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है या जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। जैव विविधता के संरक्षण में चाहे जो चीजें हो, एक्स सीटू संरक्षण हो, इन सीटू संरक्षण हो, या अन्य चीजों से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेशन से संबंधित हो, इससे क्या होता है, जो स्थानीय प्रजातियां उनको संकट होता है, तो इससे बचाने का भी कार्यक्रम रहेगा शामिल। तो ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, इसमें कुछ अगर आप पढ़े भी नहीं है और आपको पता है जैव विविधता में क्या क्या शामिल होता है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो वो सब इस क्रिया योजना में शामिल ही रहेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमेशा जो है आपको टैकल करने होते हैं, ये आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोनों ही सही है इसका। अच्छा, शहरी पर्यावरण सतत पहल के लिए साझेदारी PUESI भारत और निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समूह के मध्य एक संयुक्त प्रयास है? नेक्स्ट प्रश्न आ गया है कि शहरी पर्यावरण सतत पहल के लिए साझेदारी PUESI भारत और निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समूह के मध्य एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन है आसियान, ब्रिक्स, G20 और सार्क। ठीक है, किट्टू डी का उत्तर सही है सबसे पहले। हाँ ठीक है, तो बी ब्रिक्स के साथ है शहरी पर्यावरण सतत पहल के लिए साझेदारी, भारत और ब्रिक्स के मध्य एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, शहरी पर्यावरण सतत पहल के लिए साझेदारी है। सतत जहां वर्ड यूज होगा तो सतत विकास से आप कोरिलेट कर लीजिएगा, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाथियों की आबादी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथियों की आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया में साइट्स के कोप संकल्प द्वारा अधिदेशित हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में माइक स्थलों में शामिल है या हैं? ये 3 स्थल आपको दिए हैं। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देते हैं प्रश्न को। हाथियों की आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया में साइट्स
के कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संकल्प द्वारा अधिदेशित हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, जिसको MIKE बोलते हैं, की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में माइक स्थलों में शामिल हैं? गारो हिल्स, मयूरभंज, वायनाड। तो ये रहे ऑप्शन आपके। गौरव यादव जी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इसका उत्तर होगा, तीनों सही है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, माइक कार्यक्रम क्या है? साइट्स के कोप संकल्प द्वारा अधिदेशित माइक कार्यक्रम की आरंभ दक्षिण एशिया में वर्ष 2003 में हाथियों के रेंज वाले राज्यों को उचित प्रबंधन और प्रवर्तन संबंधी निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने तथा हाथियों की आबादी के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए हाथी रेंज वाले राज्यों के भीतर संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया। साइट्स का है ये कार्यक्रम, याद रखिएगा। इसके उद्देश्य हैं ये, और इसमें जो स्थल हैं जो आपको याद रखना है, चिरांग रिपू जो कि असम में स्थित है, ढांग पतकी असम में, पूर्वी द्वार वेस्ट बंगाल, देवमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड में और वायनाड केरल में। तो जो पूछा है गारो हिल्स, मयूरभंज और वायनाड, ये तीनों ही ऑप्शन मौजूद है, तीनों ही सही होंगे। फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये फास्टैग संबंधित कथन है। अभी ऑप्शन तो आपको दिखाया नहीं मैंने, ये आपके ऑप्शंस हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही हैं, न तो एक सही है न तो दो सही है। फास्टैग तो यह एक डिवाइस है जो टोल का भुगतान सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करती है। और दूसरा है, यह प्रत्येक वाहन के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। सुमित मिश्रा जी आपने बिल्कुल सही बताया है, ए इसका उत्तर सही है। यह एक डिवाइस है जो टोल का भुगतान सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करती है। अब जब यह बैंक खाते से संबंधित है, भुगतान से संबंधित है, तो ये राजमार्ग प्रबंधन कंपनी, इसका क्या मतलब हो सकता है? सीधी सी बात है, इसका मतलब राजमार्ग प्रबंधन कंपनी नहीं है। इसका जो मतलब होगा वो पेमेंट से संबंधित किसी, या तो बैंक से होगा या तो इससे संबंधित किसी संस्था से होगा। तो इसका जो है ऑप्शन केवल एक, नेशनल जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, उसके द्वारा विकसित यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम का भाग है फास्टैग, NPCI का। हाल ही में सुर्खियों में रहा आइकॉन, ICON क्या है? नया प्रश्न आया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा आइकॉन क्या है? यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रॉस कॉस्मोस का एक संयुक्त प्रबंधन है। यह इसरो का एक मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य की सतह का विस्तृत मानचित्र प्राप्त करना है। यह एक रोवर है जिसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर गेल क्रेटर के अन्वेषण हेतु डिजाइन किया है। और डी है, यह ऊपरी वायुमंडल में उस गतिशील क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु नासा का एक मिशन है जिसमें अंतरिक्ष का मौसम पृथ्वी के मौसम के संपर्क में आता है। तुक्का मत मारा करिए, आप जो है उत्तर पढ़ें और इसके बाद इसके बारे में जाकर गूगल पे सर्च करके अवश्य देखा करें अगर आपके सामने कोई नई चीज आए तो। इससे क्या होगा, आपकी जानकारी में काफी बढ़ोतरी होगी, विस्तार होगा। चलिए 5 सेकंड दे देते हैं। ये लाइट यहां पे कट गई है। अच्छा, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। आपके यहां भी चक्रवात वगैरह का चक्कर है कि नहीं? यहां तो बहुत तेजी से हवा आ रही है।
बाहर एकदम भाड़ भाड़ अजीबोगरीब आवाज आ रही है। कॉलर माइक की वजह से आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन बहुत तेज आवाज आ रही है रूम में। ठीक है, सुमित मिश्रा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है डी। यह ऊपरी वायुमंडल में उस गतिशील क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु नासा का एक मिशन है जिसमें अंतरिक्ष का मौसम पृथ्वी के मौसम के संपर्क में आता है। आइकॉन, यह पूछा जा सकता है, करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला ब्लैक लिकर, ये क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आदित्य जी, आप जहां पर वहीं मैं भी हूं। लग रहा है आपकी तरफ से हमारी तरफ अभी आ गया, अभी तक शांत था सब। ललित त्रिपाठी जी, बहुत सही, आपने उत्तर दे दिया इसका। कागज और लुगदी उद्योग में उप उत्पाद के रूप में निर्मित जैव ईंधन है ब्लैक लिकर। सिन गैस का नाम आपने सुना होगा, मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि सिन गैस क्या है, किस तरह से उत्पादन होता है, क्या इसके उपयोग हैं। कागज और लुगदी उद्योग में उपोत्पाद के रूप में निर्मित जैव ईंधन है जिसको ब्लैक लिकर के नाम से जाना जाता है। ए इसका उत्तर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का आज से वीडियो हम रोक रहे हैं। अब कल से मैं किस सब्जेक्ट का भी, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, साइंस का भी हो गया ढेर सारा एमसीक्यू, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया, अब आपका बचा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। दोनों में से कौन सा कल से आरंभ करें, बताइए। इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल से कौन सा आरंभ करें एमसीक्यू? क्योंकि एमसीक्यू वाला पोर्शन समाप्त करवाने के बाद कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में आएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शुरुआत से एकदम। कंप्लीट वाले वीडियो भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 1-2 दिन में मैं दे दूंगा। कल हिस्ट्री का कंप्लीट पूरा वीडियो आएगा। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? पॉलिटी वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना। पर्यावरण के लिए आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर 9453775039। ये आप नंबर नोट कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको डायरेक्ट वहां पे कह सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह जो चल रही है, विशेषकर प्रीलिम्स की, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। बाकी कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी, प्रीलिम्स मेंस से संबंधित हो, या फिर जुडिशरी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट हो गया है। सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। समाजशास्त्र, ये मैं 5-6 दिन में वो भी स्टार्ट करवा दूंगा। समाजशास्त्र हिंदी में। जी 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 धर्मेंद्र जी, अभी आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूं वीडियो बनने के बाद, ठीक है। कल से पॉलिटी का फिर स्टार्ट करते हैं हमसे, क्यों जो, ठीक है, पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं कंप्लीट पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक। वो पॉलिटी को हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज ये कवर करवाते हैं। सबसे पहले संवैधानिक विकास से शुरू करते हैं और फिर लास्ट तक चलते हैं। और सबका नहीं हो पाया, उस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फिर समय मिलेगा तो करेंगे। लेकिन पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे क्रम से, पूरा एक एक टॉपिक।
इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाणी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। उससे अच्छी बुक नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए शंकर आईएएस की बुक आप प्रेफर करवा सकते हैं। शंकर आईएएस की इंग्लिश मीडियम में आती, हिंदी में आती कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए परीक्षावाणी बेस्ट है। और यूपी पीसीएस के लिए तो उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना आपको। परीक्षावाणी पॉलिटी, परीक्षावाणी की पॉलिटी ना लीजिए, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। मैं तो हर किसी को कहूंगा कि जो संपूर्ण बुक है अपने आप में, जहां से कॉन्सेप्ट उससे बाहर से आएगा नहीं, तो उसको पढ़ेंगे या फिर इधर उधर की बुक, तो आप लक्ष्मीकांत वो बेस्ट बुक है मार्केट में, वही पढ़िए। प्रीलिम्स मेन सबके लिए है वो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चलिए मैं बुक लिस्ट आपको कल पूरा बता देता हूं, ठीक है। एक बार फिर से कल बुक लिस्ट बता दूंगा आपको, एक वीडियो लाइव करके बुक लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। अभी की टेस्ट सीरीज में आदित्य जी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। अभी का टेस्ट सीरीज, ये बैटरी भी जा रही है, अभी का टेस्ट सीरीज जो है बहुत स्टैंडर्ड, चूंकि 2019 की जो परीक्षा हुई है और अध्यक्ष महोदय का जो बयान आया, उन्होंने किया क्या कि आरओ लोग भी वहां के आयोग के लोग देते हैं, उनको बुलाया एग्जाम देने के बाद। उन्होंने कहा कि कितना किया आप लोगों ने, तो उन्होंने तो सोचे कि हमारा बॉस है, उससे बोल दें कि बहुत अच्छा हुआ पेपर, तो उन्होंने 100 कोई 110 इस ढंग से बता दिया। उनको जानते नहीं थे क्या परिणाम होगा, तो तुरंत उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, बोले कि इतना टफ पेपर हमने अपनी तरफ से सोच के बनवाया था, लेकिन 100-110 लोग कर दिए हैं, इसका मतलब कि और ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अलग कमेटी बैठी और पैनल को बुलाया गया, ये बोला गया कैसे लोग 100-110 कर गए। इसका मतलब आगे पेपर टफ बनेंगे आपके, ऐसी संभावना है, जैसा ये घटनाक्रम हुआ था, ठीक है। तो आपके जो परिचय के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो आयोग में जाते होंगे, तो ये हुआ था कि नहीं। तो ऐसा हुआ था, इसलिए कह रहा हूं कि अब स्टैंडर्ड पेपर के लिए तैयार हो जाइए। 2020 पेपर बहुत स्टैंडर्ड आने वाला है, इसीलिए उसी को ध्यान में रख के हमने टेस्ट सीरीज अपनी बनाई है। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, आपको अपने आप पता चल जाएगा उसका स्टैंडर्ड। जी धन्यवाद। चलिए अभी बैटरी भी डाउन है, लाइट है नहीं, और आज के लिए इतना ही। कल इतिहास वाला वीडियो जो लोग हिस्ट्री का चाहते हैं वो देख लेंगे, और हिस्ट्री का जो कल वीडियो आएगा उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जय हो जो ग्रुप है उसमें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये चेकिंग के लिए वीडियो है दोस्तों, लाइव नहीं आ पा रहे थे। तो अभी आप लोग बताएं, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? गुड इवनिंग पंकज जी। अब हम लाइव ये शुरू करेंगे रात 8 बजे वाला वीडियो। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इंटरनेट सेटिंग वगैरह करवा रहे थे, तो बफरिंग की समस्या आ रही थी। कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया था लाइव क्विज वगैरह, तो आज हम थोड़ा चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर काम करेगा तो कल से हम स्टार्ट करेंगे लाइव पूरा। तो कुछ क्विज हम देखेंगे आज। हेलो, अब आप लोग अभी क्लियर हो गया होगा। संदीप जी बताइए, क्लियर अब हुआ? गुड इवनिंग आप सभी को। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में स्वागत है आपका। अभी 10 बजे हम एक स्पेशल क्लास हमने अरेंज किया है, वो इकोनॉमी की क्लास होगी। तो यदि आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वहां पे जाकर के उत्कर्ष द्विवेदी मेरा नाम सर्च करिएगा, तो स्पेशल क्लास आप ले सकेंगे आज से। और उसकी जो टाइमिंग होगी, शेड्यूल होगा, मैं आपको बता दिया करूंगा, ग्रुप्स में भी बता दिया करूंगा, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि कैसा बफरिंग वगैरह तो नहीं होती है। मेन यही उद्देश्य है आज के इस प्रोग्राम का। जी, तो चलिए पहला प्रश्न है, अब आप लोग उत्तर देते जाइएगा। ये टेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग का ये काम है कि आप बताएं कि ये कैसा वीडियो रहा, मतलब कि बफरिंग वगैरह तो नहीं हुई, मतलब ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि इसके पहले जब हम कर रहे थे प्रॉब्लम हो रही थी, नेट स्पीड बहुत स्लो थी तब। तो अभी हमने बढ़वा ली है। तो क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर दें अपना। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर या तो बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। लेकिन जब भी आप उत्तर दें प्रश्नों का, जब दो में से ऐसा लगे कि दो में से दोनों ही सही लग रहे हो, तो आप उसको दें जिसमें एक उत्तर अपने आप समाहित हो। अर्थात ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम जलवायु परिवर्तन में समाहित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे कंट्रोल करने के लिए यह प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, जलवायु परिवर्तन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो सी उत्तर जिसने दिया है सबसे पहले, विजय प्रकाश उपाध्याय जी ने, तो इनका सही है, ठीक है ना? तो बी यहां पर सही उत्तर नहीं होगा। यदि जलवायु परिवर्तन नहीं होता तो अवश्य बी आपका सही उत्तर होता है इसमें। तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है शहर क्योटो, वहां पे एक संधि हुई थी, प्रोटोकॉल हुआ था। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कहां पर, इसका गठन कहां हुआ था? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहां पे यूएनएफसीसी का गठन हुआ था। तो इसकी बैठकें जो होती है, तो क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ था इसकी बैठक में, उससे संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तीसरा है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। देखिए, तीसरे वाले पर हम चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक है, क्षमता इसकी अधिक है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की इसलिए है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है।
लेकिन अगर समान मात्रा ली जाए तो मीथेन ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है एक प्रकार से। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा किसी ने दिया है, ये ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूं, अभी तो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। ये रहे ऑप्शन आपके। अब उत्तर आप प्रारंभ करें। अच्छा, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। दिनेश त्रिपाठी जी ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका, 1 और 3। ठीक है, क्योटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता संबंधित नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता जो संबंधित संधि है उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो उपसंधि जलवायु परिवर्तन संबंधित, अभी आपने देखा, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई। तो पहला स्टेटमेंट सही था। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। हमने आपको बताया कि मात्रा अधिक है इसकी। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता, हालांकि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, फिर समझिएगा, यही बात बता रहा है कि क्यों इसकी क्षमता अधिक है। तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। तो देखिए कितना अंतर है। अब तक कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में बहुत ज्यादा प्रभावी और हानिकारक होता है, लेकिन इसकी मात्रा कम है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, इसलिए इससे प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है वो कम है, क्षमता लेकिन अधिक है। अब इन युग्मों पर विचार करें। यह प्रश्न आपने देखा होगा, आईएएस का प्रश्न है, कई दफा आपके सामने आया होगा। एमपीपीएससी में इसको रिपीट किया था और राजस्थान पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को सेम टू सेम पूछ लिया था। तो कभी कभी समाचारों में दिखे जाने वाले शब्द हैं, एनेक्स 1 देश हैं, सामने दिया हुआ है और आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, अर्थात कौन से मेल जो किए गए हैं वो सही हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है ये, और अब आप उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। अभी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है आपका। देखिए, अभी स्पेशल क्लास हमारी आज पहली स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। इसके बाद हम प्लस का क्लास भी शुरू करेंगे और बहुत लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैं वहां क्लास चलाने जा रहा हूं, एपी और जो सिविल जज है उसके लिए। तो पहली जो हमारा वहां पे प्लस कोर्स होगा वो मैंने रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। तो आप लोग वहां सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चाहे तो। वो लॉन्च होने वाला है हमारा कोर्स, और स्पेशल क्लास में जीएस के स्पेशल टॉपिक्स को हम समाप्त करवाएंगे आपके प्रत्येक वीडियो में। ठीक है, किस किस ने उत्तर दिया? सी उत्तर, ज्योति त्यागी, इनका उत्तर सही है। ठीक है, इसका केवल सी सही होगा, केवल तीसरा ही सही है। ठीक है, एनेक्स फर्स्ट देश ये क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित है, कार्टाजेना संबंधित नहीं है। प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां ये भी नागोया से नहीं संबंधित है, बल्कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, यहां से आया है ये टर्म। तो इसका केवल तीसरा ही सही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्वच्छ विकास युक्त सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूएनएफसीसी जो हमने आपको अभी बताया उसके क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देश जो विकासशील देश मुख्यतः होते हैं उनमें स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कार्बन जो उत्सर्जन है, जो कार्बन क्रेडिट उनका होगा, उत्सर्जन की मात्रा में जो कमी होगी उसको बेच करके उससे
आर्थिक जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये करना, ये एक प्रकार से प्रेरित करने के लिए है, उत्सर्जन कम करने के लिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये जैव विविधता अभिसमय सीबीडी जो हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका पूरक प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। वही नगोया जो प्रोटोकॉल है आनुवांशिक संसाधनों को, ये याद किए रहिएगा क्योंकि ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो नगोया प्रोटोकॉल ये आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है एक प्रकार का। तो आपको कॉन्सेप्ट आप जानते रहेंगे, परिभाषा आपको मालूम रहेगी, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में मालूम रहेगा तो आप इसको हल कर लेंगे। तो ऑप्शन में धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, आप पढ़ते जाएं। ए ऑप्शन, उसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। नहीं, गलत है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है ये। इकोनॉमिक्स का अभी 10 बजे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कौन पूछ रहा है? शरत कुमार श्रीवास्तव जी। इकोनॉमिक्स का वीडियो आप अभी 10 बजे अनअकैडमी ऐप पे देख सकते हैं। उत्कर्ष द्विवेदी, उसमें जाइएगा, स्पेशल क्लास मेरी जो पहली आ जाएगी। उत्तर किसने सबसे पहले दिया है? ए वाला, ओके, अनुज सिंह ने दिया है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो ए इसका उत्तर होगा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD ने द्वारा किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा, WRI और WBCSD यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? अनुज सिंह ने इसका सबसे पहले उत्तर दिया था, तो ए इसका उत्तर होगा। और शायद 1-2 लोगों ने ही इसका सही उत्तर दिया था, इसलिए अच्छा प्रश्न माना जा सकता है। इसका मतलब कि आज सब कुछ ठीक है, हम ये मान के चलें कि हमारा प्रयोग आज का सफल रहा और लाइव क्लासेस हम अरेंज कर सकते हैं इसके बाद, है ना। तो निम्नलिखित पर विचार करें और उत्तर दें। चलिए, यहां से उत्तर रुका हुआ है ना पिछला, ठीक है। अभी आप उत्तर देना अपना आरंभ कर सकते हैं। ये उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? जो कार्बन चक्र है, अर्थात कार्बन का जो जैव पदार्थों में बनना, उसके बाद टूटना उनका और कार्बन के रूप में निर्मुक्त होना, इसको कार्बन चक्र कहते हैं। तो इनमें से किसमें कार्बन जुड़ता है? ठीक, तो दिनेश त्रिपाठी जी ने सही उत्तर इसका दिया है।
बहुत जल्दी उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। सी इसका उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण में नहीं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में ही तो भोजन बनाते हैं पौधे अपना, है ना। ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं जिसको हम लोग प्राणवायु के रूप में लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को छोड़कर बाकी श्वसन में, जैव पदार्थों के अपक्षय में, ज्वालामुखी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है, पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका जो उत्तर सही होगा 2, 3, 4 श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन से, इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है या निर्मुक्त होती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि छोड़ते हैं, या न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें विमोचित इसमें ग्रहित होती है, न कि निकलती है। बाकी सब में निकलती है। प्रश्न का मोड जब समझेंगे तो उत्तर आसानी से दे लेंगे। दरअसल होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, प्रश्न क्या पूछना चाहता है, क्या उसकी डिमांड है, और डिमांड न समझने के कारण हम गलत करके चले जाते हैं। बाद में पछतावा होता है कि ये बड़ा आसान प्रश्न था, इसको तो मैंने पढ़ा था, जानते थे, फिर भी गलत करके चले आए। और ऐसा अक्सर सरल प्रश्नों में ही होता है। जटिल प्रश्न चूंकि आप पढ़ाई किए रहते हैं तो उसको आप हल कर लेते हैं लॉजिक लगा के, लेकिन जो बहुत सरल प्रश्न होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत आवश्यक होता है। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्ट है? बताइए। उत्तर मिलना प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। अनुज सिंह का उत्तर सही है, वायु मिश्रण है, वायु मिश्रण है, यौगिक नहीं है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, वायु मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको बताया था उस दिन। ईपीए यूएसए की एजेंसी है पर्यावरण संबंधी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछता है। यूपी SSSC के एग्जाम अगर आप देंगे लेखपाल वगैरह के, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं उसमें। सी किसने दिया सी उत्तर? मनीष यादव ने दिया है। सही उत्तर है आपका सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ओके, यूएसए की एजेंसी है ये, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। एनईए से क्या आशय है? एनईए सनत कुमार श्रीवास्तव जी ने सही आंसर दिया इसका, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी एनईए का फुल फॉर्म है। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण NEAA है, लेकिन चूंकि एनईए पूछा है तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEAA का गठन याद रखिएगा वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। अति महत्वपूर्ण है कि ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में जो अपील हो उसकी सुनवाई की जा सके। तो अब आप हमको यह बताएं कि आपको आज का सेशन कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं हुई नेट संबंधी, जो कि मेरा उद्देश्य था यह जानना। ये एक टेस्ट वीडियो था लाइव टेस्ट का, तो आप हमको कृपया बताएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई नेट संबंधी। ओके मनीष जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप अभी स्पेशल क्लास जो होगी हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप जाकर के मेरा नाम सर्च करके स्पेशल क्लास अवश्य अटेंड करें। इकोनॉमिक्स की होगी, वो भी एक प्रकार से टेस्ट क्लास ही, लेकिन उसमें ढेर सारे आपको ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उन टॉपिक्स पे मैंने आज 1 घंटे का वीडियो बनाया है, तो आप अवश्य लें उसको। ठीक है ना। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तमाम यूपीएससी से लेकर यूपीटीपीएससी, यूपीपीएससी। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको डाउनलोड इंस्टॉल अवश्य कर लें। और कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो वहां पे प्लस कोर्स में क्या होता है कि एक पूरा कोर्स, जैसे कि यूपीपीएससी के लिए कोर्स है तो एक पूरे आपको कोर्स से संबंधित जितने भी जो भी सिलेबस है सब एक ही जगह मिल जाएगा, और उससे संबंधित टेस्ट से लेकर जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ होगा, सब एक ही जगह आपको मिल जाता है। तो UD10 रेफरल कोड है मेरा, वो यूज कर सकते हैं आप, वहां पे आपको कुछ छूट वगैरह भी मिल जाती है। बाकी आपको वहां पर जाते ही जो भी जानकारी होगी मिल जाएगी। ये UD10 है, रेफरल कोड आपको मांगेगा तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं वहां। तो एक अच्छा प्रोग्राम है, अनअकैडमी पे चल रहा है, प्लस कोर्स आप ज्वाइन अवश्य करें। काफी लोग लाभ ले रहे हैं। और हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को प्रॉब्लम हो कोई भी वहां पर, तो हमको 9453775039, एक बार फिर बोल रहा हूँ 9453775039, इस पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे आप और भी जानकारी ले सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको कुछ ऑफर हमारी तरफ से भी हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमको हमारी तरफ से भी आपको काफी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके लिए जो नंबर हमने बताया उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है। अनुराग जी, हो सकता है कि नेट की प्रॉब्लम रही हो इसलिए आप कर ना आ पाया हो। ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आपका आंसर एक्चुअली होता है कि टाइपिंग में ऐसा होता है कि यूट्यूब की वो दिक्कत है कि किसका वो सबसे पहले ले रहा है, सर्वर प्रॉब्लम होती है वो। तो मुझे जिसका दिखता है, मैं जैसे कि रोक लिया मैंने पिछले क्वेश्चन में नीरज यादव जी पर मैंने रोक लिया था, उसके बाद जिसका अगले प्रश्न पे सबसे पहले उत्तर है उसका नाम मैंने बोल दिया। तो इस तरह से मैं करता हूं, तो कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाती हो। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, एकाध प्रश्न में ऐसा हो जाता होगा। तो आज का सेशन जो मेरा उद्देश्य था वो सफल रहा। तो कल से लाइव आएंगे रात 8 बजे। 8 बजे का टाइम आप निर्धारित कर लें, 8 बजे डेली हम उपस्थित होंगे आपके साथ लाइव। और आपकी जो अन्य प्रॉब्लम्स भी हैं एग्जाम संबंधी, वो भी आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, चाहे आंसर राइटिंग रिलेटेड हो, प्रीलिम्स से संबंधित हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। 5-10 मिनट हम केवल चर्चा करेंगे आपकी परीक्षाओं पे, क्योंकि अभी कोरोना कोविड-19 का सब प्रकोप चल रहा है। थोड़ा बहुत चर्चा हो जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी आपके अंदर, मोटिवेट होते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप लोगों को। अनअकैडमी पे आइए आप, वहां पे स्पेशल क्लास 10 बजे है हमारी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की फैक्ट, उसमें कुछ देखेंगे हम महत्वपूर्ण। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार साइंस टेक, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पर्यावरण और पारिस्थितिकी
MCQ ये हम चलाएंगे कुछ दिन तक अब, तो इसी क्रम में आप देखिएगा। तो आज विज्ञान प्रौद्योगिकी का है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो भाग छूट गए थे और जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है वो MCQs हम कराएंगे आपको आज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने विकल्प जो आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में, जो लाइव कमेंट चल रहा है उसमें लिखते चले जाएं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर कैसा है। पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? तो देखिए, पोषण की मुख्यतः ये 4 विधियां हैं, जिनमें से ये 3 विधियां जो हैं ये जंतु में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण ये वनस्पति में होती है पोषण की यह प्रक्रिया, और हरे पौधे जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि पोषण की जंतुओं में नहीं पाई जाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा, बाकी तीनों जंतुओं में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे परजीवी पोषण की। परजीवी मतलब एक जीव जब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए। मृतोपजीवी अर्थात जो मृत पदार्थों या मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे अब घटक आदि हो गए। बी पूर्णभोजी होता है, जो हम लोग हैं, जो अक्सर जो शाकाहारी, मांसाहारी या अन्य प्रकार के जो जीव हैं, जो वनस्पतियों आदि से भोजन प्राप्त करते हैं ठोस या तरल अवस्था में, या मांस आदि से भोजन प्राप्त करते हैं तरल या ठोस अवस्था में, उसको हम पूर्णभोजी पोषण या प्राणी संपोषण भी कहते हैं। तो पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं? पूर्णभोजी पोषण को। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, या पोषक तत्व कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन सामने हैं, आप लोग उत्तर दे लीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, विभिन्न जो पोषक तत्व हैं उनका विभिन्न कार्य रहता है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोस्तों, ये ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन जो है वृद्धि में योगदान देता है। क्या करता है? वृद्धि में योगदान देता है। ये कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिका को जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका मरम्मत करने में प्रोटीन। खनिज और विटामिन दोस्तों, ये उपापचय, ये डाइजेशन सिस्टम हो गया, और प्रतिरक्षा तंत्र, आपका इम्यून पावर, इससे संबंधित हैं खनिज और विटामिन जो हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, या वसा भी होता तो वो भी सही रहता। जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः 4 वर्गों में। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, देखिए इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है, अर्थात ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भूमिका भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वसा की जो क्षमता होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होती है। तो अगर बोला जाए कि प्रति यूनिट इनमें से निम्नलिखित में से किसका प्रति यूनिट मात्रा लेने पर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, तो उसका उत्तर वसा होगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो भूमिका और क्षमता में अंतर होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। शरीर का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं, प्रोटीन शरीर का निर्माण या कोशिका की मरम्मत, कोशिका की वृद्धि में योगदान देता है। उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जो हैं, जल, विटामिन, खनिज आदि हैं। प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले जो पदार्थ हैं, इम्यून पावर जो निर्मित करने वाले पदार्थ हैं, खनिज और विटामिन्स हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? किसके ये प्रकार हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अक्सर आप सुनते होंगे। सैकेराइड है तो ये तो आराम से आप बता ही लेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, डी इसका उत्तर होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज आदि। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, अर्थात ये मोनोसैकेराइड की तुलना में जटिल होते हैं। पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलते हैं, अर्थात ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मंड, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजेन आदि क्या हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैकेराइड्स हैं। अगला प्रश्न है तरुण अर्थात युवा तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग एक समान होती हैं। बी है ऑप्शन, तरुणों में ज़्यादा, वृद्धों में न्यून होती है। आवश्यकता की बात कर रहा है। वृद्धों में देखिए, आप प्रश्न सही से पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पे आवश्यकता कह रहा है, ये नहीं कह रहा है किसमें ज़्यादा होती है। अगर किसमें ज़्यादा होती है प्रोटीन की मात्रा तो तुरंत पता चल जाएगा, युवाओं में ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा युवाओं में होती है भाई। लेकिन आवश्यकता यहाँ की बात कर रहा है। आवश्यकता किसको रहेगी? जिसके पास शक्ति नहीं रहेगी, जिसकी शक्ति क्षीण रहेगी। तो वृद्धों में शक्ति क्षीण रहती है, अर्थात युवाओं में आवश्यकता कम होती है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण उनका तेजी से होता है उनके शरीर में, तो बाहर से प्रोटीन लेने की आवश्यकता उतनी नहीं रहती, कम रहती है। लेकिन वृद्धों में प्रोटीन संश्लेषण उस गति से हो नहीं पाता है, मांसपेशियां वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बाहर से उनको प्रोटीन मिलनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, वृद्धों में उच्चतर, तरुणों में न्यूनतर होती है, सी। वृद्ध व्यक्तियों को तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर में मांसपेशियां तथा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं बोला है। तो जितने अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, कितने हैं? 9 अमीनो अम्ल हैं जो अनिवार्य, कुल 20 प्राप्त होते हैं, जिनमें से 9 अनिवार्य हैं। तो इनमें से कौन सा है जिसमें ये सभी उपस्थित नहीं होते हैं? दूध में तो सभी 9 पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, सोयाबीन इनमें भी पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो जब आपको ये पता रहेगा कि एमिनो अम्ल हैं क्या, प्रोटीन्स हैं, तो आप आराम से दूध लगा देंगे, अंडा लगा देंगे, सोयाबीन लगा देंगे। सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें नहीं सारे प्रोटीन, सारे प्रकार के अम्ल पाए जाएंगे, अमीनो अम्ल? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता ऐसा नहीं है, लेकिन सभी अमीनो अम्ल विद्यमान नहीं रहते हैं सभी प्रकार के, ठीक। जो अनिवार्य हैं 9, उनमें से कुछ ही चावल में पाए जाते हैं, सब नहीं पाए जाते हैं। बाकी तीनों में, दूध, अंडा, सोयाबीन में, तीनों ही में सारे अमीनो अम्ल जो अनिवार्य हैं 9 के 9 पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा चावल होगा, ए। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में से 9 को अनिवार्य अमीनो अम्ल माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें इन 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है, वे संपूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं, या कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन, दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल जो हैं कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन प्लस सिस्टीन, फेनिलेनिन प्लस टायरोसिन, मिलाकर ये वैलिन और हिस्टिडीन। हालांकि इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, पूछता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे, 1 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये माइंड में रहेगा। मान लीजिए पूछ ही लिया, अब एग्जामिनर क्या है, वो करता क्या है, बुक एक उठाता है, उसके माइंड में उसने ये पढ़ लिया, उसके माइंड में आया हाँ ये क्वेश्चन नया है, चलो यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। यही करता है, आप भी यही करोगे। आपको ये काम दे दिया जाए क्वेश्चन बनाने का, आप क्या करोगे? दिमाग अगर फालतू का यूज करना हो तो यही करोगे, चलो इसी को दे देते हैं आज। ल्यूसिन दे देगा, लाइसिन दे देगा, वैलिन दे देगा, और एक कोई अपने से नाम ढूंढ करके दे देगा काइलिन। अब इसमें काइलिन तो है नहीं, इतना आपने पढ़ रखा होगा तो आप लगा लेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब फिर आप वैलिन कह दोगे, ल्यूसिन है, लाइसिन है, काइलिन है, एक जैसे लग रहे हैं, वैलिन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसी को लगा देते हैं और आपका हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान से पढ़ सकते हैं चाहे तो। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अर्थात प्रोटीन को कौन खराब नहीं करता, विकृत नहीं करता है? तो ऊष्मा करती है, अवरक्त किरणें भी करता है, एक्स किरणें भी करेगा, गामा किरणें भी करेंगी,
भारी धातु लवण, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं भारी धातु लवण। तो ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा। ठीक, विकृत नहीं करता है। ऊष्मा करेगी, औरत किरणें करेंगी, एक्स किरणें करेंगी, गामा किरणें भी करेंगी जिनमें ऊष्मा होती हैं, लेकिन भारी धातु लवण ये नहीं करेंगे प्रोटीन को विकृत। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। आपके ऑप्शन रहे सामने, आप अपना उत्तर दे लीजिए। रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में अल्फा किरेटिन पूछ रहा है, तो ये कहाँ रहता है? त्वचा में पाया जाता है अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन। अल्फा किरेटिन किरेटिन नामक तंतुमय प्रोटीन समूह का एक प्रकार है। अल्फा किरेटिन प्रोटीन स्तनधारियों की त्वचा के बाह्य स्तर पर बालों, नाखूनों, जंतुओं के सींगों, खुरों आदि में पाया जाता है। पूछता भी है ये प्रश्न। ठीक, बीटा किरेटिन ये कहाँ पाया जाता है? पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाता है। इससे पक्षियों के पंखों, नाखूनों, पंजों एवं चोंच तथा सरीसृपों के शल्कों, जो ऊपर कवच होता है, उनका निर्माण होता है। तो अल्फा बीटा ये इनका कहाँ कहाँ क्या स्ट्रक्चर है दिया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? अब पहले वाले प्रश्न में बता दिया, ये तो बड़ा आसान है आपके लिए। वृद्धि पूछ रहा है शरीर की, कोशिका वृद्धि या शरीर की वृद्धि, कोशिका निर्माण आदि के लिए कौन जरूरी होता है? प्रोटीन। सी इसका उत्तर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही कूट का चुनाव दीजिए। ये दूध के बारे में सब हैं। तो लैक्टोज तो शर्करा है, ये दूध के मीठेपन का कारण होती है। ठीक है, अब बाकी आप ऑप्शन चुन लीजिए अपना पहले। अब अपने उत्तर दे लीजिए आप, एक बार फिर दिखा देते हैं। और ये हैं उत्तर। चलिए, लैक्टोज क्या है? ये शर्करा है, दूध के मीठेपन का कारण होती है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है दोस्तों, ये क्या करता है? दूध का दही में परिवर्तन करता है, लैक्टोबैसिलस। रेनिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, सॉरी एक प्रोटीन है, एंजाइम है रेनिन। ये क्या करता है? दूध प्रोटीन को जो है ये पचाता है। ठीक, ये एंजाइम पचाने में कार्य करता है। केसीन क्या है? ये भी प्रोटीन है, दूध के सफ़ेद रंग का कारण होता है। दूध के सफ़ेद रंग का कारण केसीन, दूध में पीलेपन का कारण जो अक्सर गाय के दूध में देखा जाता है वो किरेटिन। तो पूछता है दूध में सफ़ेद पीलापन का कारण क्या है? तो कैसीन और क्या मैंने अब बताया आपको, कैसीन और किरेटिन, ये दोनों मिलकर। लैक्टोमीटर एक है, लैक्टोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा पदार्थ इनमें से? ऑप्शन आपके सामने, आप अब कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर कमेंट कर दें। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पनीर। ठीक है, अक्सर जिनकी हड्डी टूट जाती, मांसपेशियां फट जाती हैं, उनको पनीर खाने के लिए कहा जाता है, उनको एडवाइस की जाती है पनीर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसीलिए क्योंकि शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि जल्द से जल्द इससे होती है। शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पनीर में प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा दूध के किण्वन के माध्यम से होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम नामक जीवाणुओं के द्वारा। विटामिन से क्या होते हैं? देखिए, अक्सर विटामिन से बहुत सरल प्रश्न पूछता है, लेकिन आप लोग सरल के चक्कर में गलत करके चले जाते हो लालचवश। तो कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं या जीवित जीव हैं, या इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए कि विटामिन ये कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, ये कार्बनिक, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन।
सर्वप्रथम वर्ष 1992 में वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। ये सन गलत दिया है दोस्तों, 1992 तक तो ये जीवित ही नहीं थे, शायद 1967 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये जो है गलत है, 1992 में नहीं है, सन मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, ये सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। देखिए सारे विटामिन नहीं, कुछ विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं लेकिन उनकी मात्रा अल्प होती है, बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। सहायक आहार मतलब सप्लीमेंट्री फूड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की बात कर रहा है। अस्थि रुग्णता बिल्कुल सही है, अस्थि संबंधित रोग हो जाता है। नियासिन, नियासिन अर्थात विटामिन 3 B3, पेलाग्रा या चर्मग्राह बिल्कुल सही है। कोबाल्मिन संघातिक रक्ताल्पता अर्थात विटामिन B12, इसकी वजह से संघातिक रक्ताल्पता बिल्कुल सही है ये भी। राइबोफ्लेविन से बेरी नहीं होता दोस्तों, ये यही गलत है। बेरी होता है थायमिन से, विटामिन B1 से, ठीक है। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, तो डी होगा इसका उत्तर, राइबोफ्लेविन बेरी। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग हो जाता है, जबकि बेरी नामक रोग थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन का नाम भी आप रटे रहेंगे तभी आपका। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, कल से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, 25-30 तक करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।